फ्रेंड्स, सामने आता सीनियर सेकेंडरी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स के एक आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, इसी को कंटिन्यू करते हैं। अलजेब्रा का एक टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन, सारणिक डिटरमिनेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। 4 नंबर का हो सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन भी यहाँ से बने, लेकिन आप ये मान के चलो 3 का तो यहाँ से बनना ही बनना, उसमें तो कोई रुकावट है ही नहीं। एक वर्षा का प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, इजी प्रश्न आता है, तो आपको मजा आएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना होगा कि सारणी है क्या, क्या इस तरह से। तो देखो, सारणी की अगर मैं परिचय की बात करूँ तो आप लोगों को a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2, इस तरह के समीकरणों को हल करना हमने कक्षा 10 में सीखा था। तो इसको जब आवेग के रूप में बदल देंगे तो ये कुछ इस तरह से बदल जाते हैं, a1 b1 a2 b2 x1 x और y है ना, चलो x y = c1 c2। आप देख लें आराम से, अगर आप इसको देखेंगे ना तो गुणा करेंगे तो a1x b1y हो जाएगा, a2x b2y, और जब आप तुलना करोगे तो c1 बराबर है। यानी ये इस रूप में बदल सकते हैं। जब हम लोगों ने पिछली क्लास आव्यूह सीखा था तो आपको पता होगा, जब भी इसकी अगर बात की जाए तो इसका a1 b2 - a2 b1, ये जो मान है आपका नॉट इक्वल टू कब होता है, 0 हो जाए तो आव्यूह कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ये जो x और y है इनका हल कैसा होगा, अद्वितीय हल। हमें कैसे पता लगा, तो आपको याद है पिछली क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है a1/a2 ≠ b1/b2। इस तरह का हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या सीखा था हम लोगों ने, अद्वितीय हल कैसे सीखा था। तो इसी का ही एक रूप है। जब हम समीकरणों को हल करेंगे, किनको हल करेंगे, समीकरणों को। जब हम समीकरण हल करेंगे तब ये रूप हमारे सामने बनेगा। तो इस तरह की स्थिति, यानी विभिन्न समीकरणों को हल करने के लिए जो बाउंड बना था, इनको बदलने पर जो रूप बदले हैं, यही आपका क्या कहलाता है, सारणी कहलाता है। अब सर आव्यूह और सारणी में क्या अंतर है, तो देखो सबसे पहला अंतर समझना। आव्यूह जो होते हैं, आव्यूह केवल आप एक प्रदर्शन करने का तरीका है। आप आव्यूह में केवल अंकों को, वास्तविक संख्या जो भी जिस तरह की संख्या दे रखी है उन्हें केवल आप प्रदर्शित कर सकते हैं, जबकि सारणी क्या करता है, उसका निश्चित मान होता है। समझ रहे हैं ना, सारणी का निश्चित मान होता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा आव्यूह जो होता है वो किसी भी क्रम का हो सकता है। आप आव्यूह को एक क्रम 1 × 3 लिख सकते हो, 2 × 3 लिख सकते हो, 3 × 3 लिख सकते हो, जबकि सारणी में ऐसा नहीं होता है। सारणी जो होता है वो हमेशा वर्ग होता है, यानी कि m और n हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। m और n मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब आप आव्यूह का परिवर्त लेते हैं, यानी कि ट्रांसपोज लेते हैं, परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज, जब आप पंक्तियों को स्तंभों के रूप में बदलते हैं, स्तंभों को पंक्तियों के रूप में बदलते हैं, तो एक नया आव्यूह बनता है। लेकिन सारणिक में क्या होता है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तो हुआ सारणिक और आव्यूह में अंतर। समझ में आया सारणिक और आव्यूह में अंतर। और सारणिक जो है वो हमेशा किस तरह बनेगी, ये आव्यूह कैसे बनती है, आव्यूह के बॉक्स इस तरह बंद होते हैं ना, इस तरह। जबकि सारणी में केवल ये 2 एलिमेंट हैं, इनके अंदर हम लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सारणी बन जाएगा। ये किस तरह से अपन सारणी बनाएंगे, बात करते हैं सारणी की परिभाषा की। तो देखो परिभाषा क्या है सारणी की। परिभाषा, अगर एक आव्यूह है aij, कोई आव्यूह है aij, यदि उसका सारणिक निकाला जाए, यानी कि वैल्यू निकाली जाए, ये क्या कहलाता है, सारणी कहलाता है। तो और क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट a लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, सारणिक a। ये है सारणी, यानी कि क्या करेंगे, जो आव्यूह दे रखा है आव्यूह को सारणी के रूप में लिख देंगे, ये क्या कहलाएगा, उसका सारणी कहलाएगा। क्लियर है। अब प्रश्न ये आता है इसका प्रसार कैसे किया जाए, किस तरह से सारणी के मान निकाल पाएंगे। अभी आपने कहा था सर जो सारणी होते हैं उनके निश्चित
मान होता है। तो इसके कैसे मान करेंगे, किस तरह से इसके मान निकालेंगे वो देखो। सबसे पहला एक क्रम का एक क्रम का सारणी। अब एक ऐसा सारणी जिसका क्रम एक हो, क्या होगा, जैसे मान लो ये आ गया 5, तो इसका मान कितना होगा, 5 ही होगा। जैसे x, इसका मान कितना होगा, x ही होगा। इस तरह से अगला है दो क्रम का सारणी। समझना इसको आराम से। तो देखो मान लो सारणी है a1 b1 a2 ये सारणी। अभी हम लोगों ने जब मैंने स्टार्ट करवाया, जब मैंने बताया था ना, तो देखो कोई तरीका, सिंपल तरीका क्या करेंगे, इन दोनों का कर देंगे पहले गुणा। हमेशा इसी विकर्ण को करना है, इस विकर्ण को नहीं करना है, बात ध्यान रखनी है। इस विकर्ण में कर देंगे गुणा, तो क्या हो जाएगा a1 b2। क्या किया हम लोगों ने, इस विकर्ण का कर दिया गुणा, बीच में चिन्ह आ जाएगा माइनस का, क्लियर है। और फिर कर देंगे इस विकर्ण का गुणा, यानी कि b1 a2। समझ में आया? बिल्कुल। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखो, उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, उदाहरण ऐसे मान लो 2 3 -5 1। प्रश्न ये है कि सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, इनका करेंगे वर्ग गुणा, तो 2 का गुणा 1 से, ठीक है, माइनस इनका गुणा यानी कि 3 का गुणा -5 से। समझ आया? क्या करेंगे, इसका गुणा 2 का गुणा 1 से माइनस 3 का गुणा 5 से, -5 से, क्लियर। तो ये 2, ये माइनस माइनस प्लस 5 दिया 15। तो इस सारणी का मान कितना आ गया, 17 आ गया, क्लियर। समझ में आया? इसके अलावा अगर एक और प्रश्न किया जाए, यदि सारणी x 2 0 1 इज इक्वल टू 5 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी इस सारणी का मान कितना दे दिया हमें, 5 दे दिया। हमें इसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसका करेंगे वर्ग गुणा इनका, तो क्या हो जाएगा ये x का गुणा 1 से माइनस 0 का गुणा 2 से बराबर आ गया 5। तो क्या हो गया हमारे पास, ये x बराबर 5। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। इस तरह से यदि एक क्रम का हो तो केवल वही इसका मान होगा सीधा। यदि 2 क्रम का दे रखा हो तो इस तरह से 2 क्रम का मान अपन हल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है, 2 क्रम का मान, ठीक है। ये माइनस कैसे आया है, इसके बारे में जब मैं आपको माइनस यानी सखंड उप सारणी का सखंड पढ़ाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इस माइनस का खेल, ठीक है। अभी देखो आगे, अब आगे चलते हैं। अब जो आपका आगे है वो कितने क्रम का हो जाए, सारणी जो है वो तीसरा हो जाए 3 क्रम का। 3 क्रम का मतलब 3/3 का। अपने सिलेबस में केवल 3/3 का ही दे रखा है, ठीक है, आगे का नहीं दे रखा है, तो अपन 3/3 का ही करते हैं फिलहाल। तो देखो मान लो 3/3 का एग्जांपल दे दिया आपको, a डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ये क्या देगा आपको, मान लो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसका प्रसार करना सीखना है। इसका क्या करना सीखना है आपको, प्रसार करना या फिर मान निकालना, एक ही बात है। 3/3 का अर्थ दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना। आराम से सीखें, इसको इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। अगर आप सीख गए तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा इस टॉपिक में, ठीक है। देखो कहां से स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो प्रसार होता है, इसका जो मान निकालना, तो आप चाहो तो r1 के सापेक्ष कर सकते हो, आप चाहो तो r2 के सापेक्ष कर सकते हो, आप चाहो तो r3 के सापेक्ष कर सकते हो, आप चाहो तो c1 के सापेक्ष कर सकते हो, आप चाहो तो c2 के सापेक्ष कर सकते हो, आप चाहो तो c3 के सापेक्ष कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस ध्यान में क्या रखना है कि जब आप किसी के सापेक्ष करते हो तो 3/3 की जो मैट्रिक्स होती है, 3/3 की जो मैट्रिक्स होती है, उसमें जो चिन्हों का होता है वो इसके लिए प्लस होता है, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। यानी कि ये जो 4 स्थितियां हैं ये माइनस लेके चलेगी, बस ये ध्यान रखना है।
इसके अलावा आपको इस प्रश्न को ध्यान रखना, आप किसी के भी सापेक्ष कर दो। अब जैसे मान लो सबसे पहले अपन करेंगे R1 के सापेक्ष। आप बाद में सीखेंगे इसके सापेक्ष कैसे करना है। पहले R1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। एक बात अभी से बताता हूं कि आप इसमें किसी के भी सापेक्ष प्रसार करेंगे, मान में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर है? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो कैसे करेंगे? R1 कौन सा है? ये वाला बॉक्स है R1 अपना, ठीक है? ये ना R1। तो R1 में सबसे पहले स्थिति क्या बनेगी? A1 ब्रैकेट, ठीक है? जैसे ही आप R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे, यहाँ दर्शक की जरूरत पड़ेगी, जैसे ही आप R1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो R1 का पहला एलिमेंट क्या होगा? A1। तो A1 के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सारे अवयव छुप जाएंगे। A1 के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सारे अवयव छुप गए। A1 के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सारे अवयव छुप जाएंगे तो एक नई मैट्रिक्स बनेगी। ये लीजिए, जैसे ही आपने इनको छुपाया एक नई मैट्रिक्स बनी B C2 B3 C3। क्लियर? समझ आया? आपने जैसे ही A1 के सापेक्ष छुपाया तो एक नई मैट्रिक्स बनी, सॉरी मैट्रिक्स क्या बनी? सारणी बनी, ठीक है? फिर यहाँ देखो मैंने क्या कहा था, इसके साथ आएगा माइनस, ये लीजिए माइनस, फिर सारणी। अब जिसके सापेक्ष है उसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, तो ये छुपेगा और ये छुपेगा, तो ये छुपेगा ये छुपेगा, बचेगा क्या? A2 A3, ये A2 ये A3। क्लियर? और यहाँ क्या? C2 C3, ये C2 ये C3। समझ में आया? ठीक है? अब नेक्स्ट क्या बचा? C3, ये प्लस का रहेगा, ये C1 प्लस का, ठीक है? यहाँ B1 है, तो ये C1 प्लस का, तो देखो ये छुप जाएगा ये छुप जाएगा, बचेगा क्या? A2 B2 A3 B3, A2 B2 A3। इस तरह से आप इसको खंडों में तोड़ सकते हैं। समझ में आया बिल्कुल? है ना? एक बार वापस देख लेते हैं क्या करेंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं। R1 का पहला एलिमेंट क्या है? A1, तो A1 यहाँ लिखेंगे, फिर A1 के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो भी चीजें आएंगी उनको गायब कर देंगे, छुपा देंगे। तो जब छुपाओगे तो 2/2 की नई मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ लिख ऐसा ऐसा B1 के साथ करेंगे, ये लिख दीजिए ऐसा 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 करेंगे C1 के साथ, ठीक है? अब इनका प्रसार कर देते हैं, तो देखो A1 का A1 यहाँ कैसे अभी सीखा था हम लोगों ने, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, यहाँ क्या हो जाएगा? A2 C3 माइनस C2 A3 प्लस C1, ये क्या हो जाएगा? A2 B3, है ना, माइनस A3 B। समझे? ये किसके सापेक्ष प्रसार किया आपने? R1 के सापेक्ष। अगर इसको ऐसे ही R2 के सापेक्ष प्रसार कर दिया जाए, किसके सापेक्ष कर दिया जाए? R2 के सापेक्ष, तो देखो क्या होगा? R2 कहां से स्टार्ट होगा? A2 से स्टार्ट होगा, तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो A2 आएगा, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इसके साथ चिन्ह क्या आएगा? माइनस आएगा, ये माइनस आएगा। केवल प्रसार को बाकी सब में नहीं करना, ठीक है ना? तो बस अब यहाँ क्या बनेगा? A2 के लिए ये छुप जाएगा और ये छुप जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे? B1 C1 B3 C3, B1 C1 B3 C3। इसी तरह से यहाँ क्या आएगा? नेक्स्ट B2 आएगा, B2 किसका आएगा? प्लस का आएगा। क्लियर? बस यहाँ से ये छुप जाएगा ये छुप जाएगा, A1 A3। इस तरह से आप इसका प्रसार भी कर सकते हैं, ठीक है? आगे जब उदाहरण करेंगे तब और अच्छे समझेंगे। अभी आप इतना देख लें। अगर अब मैं ये कहूँ कि सर मुझे प्रसार पंक्तियों के सापेक्ष ना करके स्तंभों के सापेक्ष करना है ना, कॉलमों के सापेक्ष करना है, तब कैसे करेंगे? तब क्या करेंगे? सबसे पहला C1 के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? सरल है बिल्कुल, C1 के सापेक्ष। तो C1 सापेक्ष C1 कौन सा है? ये वाला, ठीक है? मान लो मैं कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो C1 मतलब ये वाला, तो A1 तो अपना A1 ही रहेगा। फिर जो एलिमेंट होगा उसके सापेक्ष छुपा दो, ये छुपेगा यानी ये आएगा B2 B3 C2 C3। क्लियर? ये छुपा। नेक्स्ट क्या है? कॉलम कौन सा? A2 है। A2 किसका रहेगा? माइनस का रहेगा, ये नीचे माइनस का। A2 के साथ ये छुपेगा यानी कि B1 C1
B3C3, फिर प्लस क्या आएगा A3 आएगा, ये A3 के साथ ये छुपेगा और ये छुपेगा, यानी कि B1 B2 और C1 C2। इसका आप प्रसार करेंगे तो एक नया उत्तर देगा, ठीक है। जो अब इसका जो प्रसार करोगे, इसका जो हल आएगा ये वही हल आएगा जब हम हमने पंक्तियों के सापेक्ष किया, ठीक है। अब इसका एक आंकिक उदाहरण लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, अब ये लीजिए, ये हमने क्या कर दिया, इसका एक आगे उदाहरण लिया। अब हम करेंगे किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार, इसके सापेक्ष प्रसार करेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार। देखिए R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो R1 कौन सा, ये वाला एलिमेंट होंगे R1, ठीक है, R1 के सापेक्ष। तो R1 का पहला एलिमेंट क्या आएगा 2, सारणी क्या बनेगी, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो 5 0 4 1, फिर ये -1, ये माइनस आएगा, इसके साथ 1 लगेगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, तो 2 -1 और 4 1, क्लियर है। फिर प्लस और -1, ये -1 है, -1 ही रहेगा, प्लस तो प्लस रखेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, बचेगा क्या 2 -1 5 0, तो 2 -1 0, फिर सब ना कोई दिक्कत नहीं है, बस आ कर लेंगे, तो 5 एकम 5, 4 माइनस का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस का 4, सब आए माइनस क्यों आए, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला से आएगा, और 4 एकम 4 माइनस के 4 होंगे तो -4 यहाँ हो जाएंगे प्लस के 4, ये प्लस माइनस माइनस, 2 को 0 से गुणा किया 0, माइनस पहले से था, 5 एकम माइनस के 5, देखिए बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10, 4 और 2 माइनस के 6, ठीक है, ये माइनस का, ये माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस के 5, प्लस के 5 को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 5, तो 10 - 11 का 1। अब आप इसको किसी और यानी कि C1 के सापेक्ष करके देख लो, C2 के सापेक्ष करके देख लो, C3 के सापेक्ष करके देख लो, R2 के सापेक्ष करके देख लो, R3 के सापेक्ष करके देख लो, इसके जो मान है हमेशा क्या रहेगा -1 रहेगा। सारणी का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, सारणी का मान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। अगर आप इसमें कुछ चेंज करेंगे तो चेंज के नियमों के अकॉर्डिंग होगा, वो नियम आपको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप इसका प्रसार कर रहे हैं, किसी के भी सापेक्ष करते हैं, आप नियमानुसार करें, R1 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष, R3 के सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, C2 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष, कभी भी सारणी के मान चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है, समझ आया होगा आपको, ठीक है। अब आगे करेंगे लोग इसका, देख आगे जो चीज समझनी है वो है आपको एक टॉपिक है हमारे पास, उपसारणी यानी कि माइनर, और अगला जो है वो है सहखंड यानी कि कोफैक्टर, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उपसारणी को आपकी पुस्तक में रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल एम, सहखंड को आपकी पुस्तक में रिप्रेजेंट किया गया है ए से। कई पुस्तकों में इसे जो प्रदर्शन का तरीका है उसे लिखा गया है एफ से, सी से आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्लियर, सी से आपको नहीं मिलेगी, ए से मिल जाएगा, एफ से मिल जाएगा, क्लियर है। सी से क्लियर नहीं मिलती है क्योंकि सी का हम कॉलम के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, C1 C2 है ना, कॉलम का इसका उपयोग होता है, इसलिए सी आपको कहीं नहीं मिलेगा, या आपको ए मिल जाएगा कहीं ना कहीं, और एफ बहुत सारे पुस्तकों में मिल जाएगा। अपन जो करेंगे वो ए का नाम लेंगे यहाँ पे,
ठीक है, एम का, क्योंकि आरबीएसई की पुस्तक में दे रखा, सीबीएसई में एफ दे रखा, ठीक है। तो अपन एम और ए से काम करेंगे। बात करते हैं सारणिक कि सारणिक क्या होता है। बहुत आसान है सारणिक। अगर मैं बात करूं, जैसे 3/3 का मैंने a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एक हम लोगों ने 3/3 का एक सारणिक लिया। अब हमें क्या करना है, इनके जो परस्पर हैं वो निकालने हैं हमें उप सारणिक। तो इनमें जितने भी अवयव हैं, चाहे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, प्रत्येक अवयव में कोई ना कोई सारणिक होगी। जितने भी अवयव हैं यहाँ पे, प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई उप सारणिक होगी। कैसे? जैसे मान लो ये अवयव है, तो a1 का उप सारणिक, इसका उप सारणिक a1 का, a1 को मैं और क्या कह सकता हूँ, a1 को आपको बताओ तो a11 में बता सकता हूँ। क्यों बता सकता हूँ a11 इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि जब मैंने अभी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि a11 इसकी क्या है, स्थिति है, a12 इसकी स्थिति है, a13 इसकी स्थिति है ना। फिर यहाँ क्या था, a21 a22 a23, तो स्थितियों को याद रखना है, यहाँ बहुत काम आएंगी अपनी स्थितियाँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, a1 का उप सारणिक। तो जिस अवयव का आपसे उप सारणिक पूछा गया है तो उसके सापेक्ष पंक्ति, उसके सापेक्ष स्तंभ को छुपाना है। उसके अलावा जो सारणिक बनेगी वही इसकी क्या हो जाएगी, उप सारणिक हो जाएगी। कैसे? a1 है, ये a1 के सापेक्ष स्तंभ छुपा दिया, a1 के सापेक्ष पंक्ति छुपा दी, तो जो बचा है अपना ये वाला बचा है, ये क्या बन जाएगी आपका, इसका उप सारणिक, यानी कि b1 b3 c2 c3। क्लियर? समझ आया आपको? a1 के सापेक्ष आपने छुपा दिया ये वाला, तो b2 b3 हम b2 आ जाएगा, b2 b3 और c2 c3, ये क्या बन जाएगा, इसका a1 का उप सारणिक। तो इस a1 के उप सारणिक को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ m11। m11 का मतलब हो, m का मतलब हो उप सारणिक, और किसका उप सारणिक, 11 है। तो 11 कौन सा एलिमेंट होता है आपका, हमेशा ये वाला। जैसा कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ m22, तो इसका मतलब है कि आपसे कह रहा है कि उप सारणिक लिखो, किसका, 2 एलिमेंट का। तो 2 एलिमेंट कौन सी स्थिति होती है, जहां i की वैल्यू 2 हो और j की वैल्यू 2 हो। तो कहां होती है i की वैल्यू j की वैल्यू 2, इस स्थिति में। समझाया मैंने आपको? तो यानी कि आपसे किसका उप सारणिक पूछ रहा है, b2 का उप सारणिक पूछ रहा है। तो b2 का उप सारणिक क्या हो जाएगा, यहां से क्या बना दो b2 के लिए, तो b2 की स्थिति क्या बन जाएगा हमारे सामने, तो ये छुपेगा, ये छुपेगा। देखो कौन सा छुप जाएगा, ये छुप जाएगा और ये छुप जाएगा। बचेगी कौन सी, a1 c1 और a3 c3। इस प्रकार आप किसी का उप सारणिक निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया m31, तो m31 किसका होगा, m31 ये होगा, तो ये छुपेगा, ये छुपेगा, तो क्या बचेगा, a2 b2 a3 b3। समझ रहे हैं ना, a2 b2 a3 b3। ये हम लोग इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी अवयव की उप सारणिक निकाल सकते हैं। आप 3 का भी निकाल सकते हैं, 3 का करेंगे ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, तो ये इसकी उप सारणिक हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि किसी सारणिक के अंदर प्रत्येक अवयव की कोई ना कोई सारणिक अवश्य होती है। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड जो है आपका वो है सेकंड। देखिए इंपॉर्टेंट करता है सेकंड, काम आएगा बहुत आपके। तो देखो सेकंड की बात करते हैं। क्या है सेकंड? सेकंड अगर मुझे किसी अवयव a i j का क्या लिखना है, सेकंड लिखना है। a i j का क्या मतलब हुआ, किसी अवयव का मुझे, एक अवयव जिसकी स्थिति i j है उसका क्या लिखना है, मुझे सेकंड लिखना है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, i -1 to the power i plus j, क्या हो जाएगा, -1 to the power i plus j, और यह मल्टीपल में हो जाएगा m i j। क्या हो जाएगा मल्टीपल में, m i j। वापस देख लें, a i j की अगर बात कर रहे हैं, अगर इसका मुझे क्या लिखना है, सेकंड लिखना है i j अवयव का, तो -1 गुणा हो जाएगा i j से, मतलब ऊपर की पावर लग जाएगी i plus j, और यहाँ क्या आ जाएगा m i j। क्या आ जाएगा, m i j। m i j अभी हम लोगों ने सीखा था, m i j क्या होता है,
उस आई जे पर्टिकुलर आई जे अल्वेट क्या होती है, उपसारणी होती है। उदाहरण लेंगे, उदाहरण से समझ में आएगा हमें। इस बार उदाहरण है, अंकों का ले लेता हूं सीधा। अंक चेंज कर देते हैं, 3 4 5 6 7। चलो ठीक। अब क्या निकालना है, सेकंड निकालना है, ठीक है। माना 2 एक ही है ना केवल, हाँ, तो 2 का सेकंड आपको चाहिए। इसका सेकंड चाहिए, 2 का सेकंड चाहिए। तो 2 की स्थिति क्या है, 1 1 है। 2 की स्थिति क्या है, 1 1 है। तो 2 का सेकंड में यह आ जाएगा A1। A11 का मतलब हुआ कि 1 1 पोजीशन वाले अवयव का सेकंड, 1 1 पोजीशन वाले अवयव का सेकंड। तो क्या आ जाएगा, -1 1 + 1, तो यह आ जाएगा M11। ऐसा क्यों होगा, अभी हम लोगों ने लिखा था Aij -1i + j mi। क्लियर, समझ आया होगा बिल्कुल आपको। ये इस तरह से स्थिति बनेगी। अब इसका हमें क्या लिखना है, सेकंड लिखना है। तो क्या सेकंड बनेगा A11 का, अगर मैं A11 की बात करता हूँ -1 to the power 1 + 1 किसका सेकंड लिखना है, 2 का सेकंड लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 का सेकंड -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं M11 की बात करता हूँ तो M11 क्या बनेगा, सेकंड बनेगा किसका, इसका। क्या सेकंड बनेगा, मैं आपको क्या सिखाया था कि स्तंभ के सापेक्ष और पंक्ति के सापेक्ष सभी छूट जाएंगे, बाकी लिख दो। तो क्या क्या बचा, 4 बचा, 5 बचा, 0 बचा और 7 बचा। क्लियर, तो ये तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो ये गुणा हो जाएंगे। तो 4 × 7 - 5 × 0, तो 7 चौक 28। ये जो 28 है ये 2 का क्या है, सेकंड है। ऐसा कैसा है, किसी और का भी निकाल के देखते हैं उदाहरण के तौर पे। इसका अगला अवयव होगा 2 के बाद क्या है, तो 2 के बाद क्या है, 1 निकाल लो, 1 का सेकंड इस वाले 1 का, ठीक है ना। किसका निकालना, इसका नहीं निकालना, ठीक है ना। ये जो अवयव है A, इसकी पोजीशन जो है वो है A12। तो कैपिटल A12 क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 + 2 और M12 क्या आएगा, माइनस आएगा और M12 क्या निकलेगा इसका, ये चुप जाएगा। 6 7 0 1, तो 6 1 0 7 इस तरह से। देखो ये माइनस आया, तो यानी कि ये माइनस कब होगा, जब इसकी घात क्या होगी, विषम होगी। और प्लस कब होगा, जब इसकी घात क्या होगी, सम होगी। जब विषम होगा तो रिजल्ट नेगेटिव होगा, जब सम होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो स्थितियां सोचो आप, एक बार टेबल अगर मैं बनाता हूं, स्थिति क्या थी, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। देखो कौन सी स्थितियां विषम है, कौन ध्यान से, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है और ये विषम। क्या इनके अलावा विषम है क्या, नहीं है, बाकी सम है। ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये सम है। अब याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक इस तरह से मैंने कहा था, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये जो माइनस है ये कौन सी स्थितियां है, ये विषम स्थितियां हैं, है ना। ये जो विषम स्थितियां हैं, तो ये जो माइनस हम लोग प्रसार के अंदर काम में ले रहे थे ना, वो इस वजह से ले रहे थे क्योंकि इसका जो प्रसार आएगा सर्कल के साथ जुड़ा, वो कैसा होगा, माइनस होगा। इसका एक नियम बनता है, ठीक है, जो हम आगे की क्लास में करेंगे। आगे क्लास में वो छोटा सा नियम करवा दूंगा और फिर इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न करेंगे, ठीक है। जय हिंद।